दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। एक मामले ने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। एक मामला जो आजकल ज्वलंत बना हुआ है और एक ऐसा मामला जिसने पूरे प्रदेश में विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। शहर हो, गली हो, कूचा हो, कोई भी जगह हो, अगर चर्चा सुनाई दे रही है तो सिर्फ एक ही मामले की सुनाई दे रही है कि कब मिलेगा अंकिता भंडारी को इंसाफ, कब होगी इस मामले की सीबीआई जांच। चूंकि विरोध तो बहुत हो रहा है लेकिन अभी तक सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। सामाजिक कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग, सभी लोग विरोध प्रदर्शन में आगे हैं। जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं, वीवीआईपी का नाम लेकर उसके पुतले दहन किए जा रहे हैं। और रुद्रपुर की अगर बात करें तो यहाँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने अपने बालों को मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। ये अपने आप में एक अलग तरीके का विरोध प्रदर्शन था। तो चलिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त संजय जुनेजा जी जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करते हुए चलते हैं कि इस मामले को लेकर इनका क्या कहना है। जी संजय जुनेजा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद बॉस। जी आपका वीडियो देखा, वो काफी वायरल हो रहा है आपका वीडियो, जिसमें आप अपने बाल मुंडा रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं। तो अंकिता भंडारी को सीबीआई जांच नहीं मिलती है तो फिर क्या अगला स्टेप रहेगा आपका? देखिए, अंकिता भंडारी के लिए सिर्फ रुद्रपुर नहीं बल्कि पूरा तराई क्षेत्र नहीं बल्कि पूरा प्रदेश के अंदर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। और खास तौर से पिछले 3 साल, सवा 3 साल लगभग हो चुके हैं। और इस 3 साल में जब अंकिता भंडारी के जब मर्डर हुआ था उसको लेकर लगातार प्रदेश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन अभी 15 दिन पहले जब इनके पूर्व विधायक और पूर्व इनकी जो भाजपा की जो नेत्री थी, उन्होंने बिल्कुल वीवीआईपी का नाम खुलासा कर दिया है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जब इनके भाजपा के लीडर इस बात के लिए कह रहे हैं कि उसमें 2 लोग शामिल थे, उसके बावजूद भी वीवीआईपी को परोसने की बात की जा रही थी। लेकिन ये वीवीआईपी को उसने नाम भी ले दिया है। लेकिन सरकार अब भी सो रही है। सरकार अब भी उन वीवीआईपी को छुपाने के लिए उन वीवीआईपी का नाम स्पष्ट नहीं करने के कारण वो जानबूझ के सीबीआई की जांच नहीं कर रही है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही मकसद है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन संजय जी, मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त वीवीआईपी के नाम भी ओपन कर दिए गए हैं और मामला पूरी तरीके से प्रदेश को जला रहा है, जैसा कि हम देखने को मिल रहा है। ये प्रदेश में हर जगह, देहरादून से लेके खटीमा तक इसके विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर सरकार पर ऐसा क्या दबाव है कि सरकार उन वीवीआईपी को अभी तक सामने लेकर नहीं आ रही है? देखिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार क्यों नहीं खुलासा करना चाहती? क्योंकि इसलिए नहीं करना चाहती कि उनके टॉप लीडर, इनके अंदर जो बिल्कुल टॉप लीडर हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं, इनके राष्ट्रीय महासचिव इसके अंदर शामिल हैं। इनको इस बात की घबराहट हो रही है कि अगर उस वीवीआईपी अगर हम सीबीआई की जांच कर देंगे तो बिल्कुल इसमें नाम का खुलासा वीवीआईपी का हो जाएगा। अगर वीवीआईपी का अगर खुलासा हो जाएगा तो ऐसे जिन्होंने कृत्य किया है, ऐसे आदमी का नाम उजागर होना चाहिए। हम भी तो चाहते हैं उजागर हो, और दूध का दूध और पानी का पानी अगर सीबीआई में जांच में अगर होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटे छोटा व्यक्ति हो, कितना बड़ा पद वाला व्यक्ति हो, अगर जिसने जो गलत काम किया है उसका नाम अगर सामने नहीं आएगा तो जैसे हमारा देश, जो हमारा जो प्रदेश है जिसे हम देवभूमि कहते हैं, अगर देवभूमि के अंदर हमारी देवियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को अगर न्याय नहीं मिलेगा, और ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं और ऐसे लोग जो हमारी बेटियों और बहनों को नोचना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, अगर ऐसे लोग अगर सफल हो गए तो फिर लोगों का कानून के अंदर से फिर विश्वास उठ जाएगा। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला स्टेप क्या रहेगा अगर आपका विरोध की, आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो अगला कदम क्या होने वाला है आपका? देखिए, लगातार हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन, धरना प्रदर्शन करेंगे। अब 3 तारीख को रुद्रपुर शहर में कलेक्टेड घेराव का प्रोग्राम यूथ कांग्रेस की तरफ से है। हम वहां पर उसके अंदर कार्यक्रम में भी जाएंगे। लगातार बसों के अंदर और ट्रेनों के अंदर लगातार इस बात को लेकर हम जगह जगह बर्तन बजाएंगे। क्यों नहीं सरकार मानेगी? सरकार को करना चाहिए। सर, आवाम के आगे सरकार अगर नहीं झुकेगी तो फिर किसके आगे झुकेगी? सरकार को क्यों डरे इतना? आवाम को एक तरफ कर दे रहे हैं और चुनिंदा लोगों को एक तरफ कर दे रहे हैं। आखिर सरकार क्या चाहती है कि सिर्फ चुनिंदा लोग ही चलाएंगे यहाँ पर? क्या हमारी बहन बेटियां इसी तरह लोगों के आगे अपने आप को वीवीआईपी के सामने परोसी जाएंगी और कोई कुछ नहीं कहेगा? जबकि नाम खुलासा हो गया है। अंकिता भंडारी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मुझे वीवीआईपी के आगे परोसे जाने की बात उसने स्पष्ट करी है। उसने अपना ऑडियो जो व्हाट्सएप कॉलिंग करके उसने तो बताया उसके अंदर है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों सरकार मानने को तैयार नहीं है? हम सरकार से ये तो कहना चाहते हैं, आखिर क्यों बचाना चाहते हो? चंद 2-4 लोगों को बचाने के चक्कर में पूरे प्रदेश का माहौल खराब कर रखा है। आपको अविलंब
आज और अभी इस सीबीआई जांच की मांग अगर हमारी मांग को स्वीकार कर लेगी तो प्रदेश के अंदर से ये सब आंदोलन समाप्त हो जाएगा। प्रदेश इसलिए नहीं बनाया था कि हम लोग आंदोलन करेंगे, प्रदेश छोटा प्रदेश इसलिए बनाया था कि यहाँ पर सब अपनी बात को कह सकेंगे, सुरक्षित रह सकेंगे। लेकिन आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है। अभी देहरादून के अंदर कितना बड़ा एक कांड और हो गया। क्या सरकार इसी तरह चलती रहेगी? क्या सरकार का कोई वो दायित्व नहीं है? एक तरफ हमारे एमपी महोदय कहते हैं, वो ये कह रहे थे कि जो जिनको भी साक्ष्य है वो साक्ष्य उपलब्ध कराए कोर्ट में। तो भाई सरकार की जरूरत कहां से आएगी फिर? अगर सरकार इसका मतलब गंभीर नहीं है, अगर कोर्ट के सहारे अगर छोड़ देंगे हम लोग अपने प्रदेश को, तो फिर तो काम हो ही नहीं पाएगा। जी, जो देहरादून में कांड हुआ वो वाकई बड़ा कांड है और उसकी वजह से पूरे देश में देहरादून का नाम खराब हो रहा है और पूरे प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। छात्र हैं आगे। हाँ जी 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 जी। हमारे साथ जुड़े हुए थे रुद्रपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा जी। हम आपसे बीच बीच में बात करते हुए चलेंगे। आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे थोड़ी देर बाद फिर कनेक्ट होंगे। जी थैंक यू बॉस, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। इस मामले पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान भी मौजूद हैं। इनका हम परिचय कराते हुए चलते हैं। हमारे साथ समाज सेवी और पत्रकार जो कि अब हमारे ही बिरादरी में शामिल हो गए हैं, डॉक्टर शिव कुमार मित्तल जी हैं। और वहीं हमारे साथ अध्यापिका मौजूद हैं सोनी यादव जी। वरिष्ठ समाज सेवी और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हमारे साथ जनार्दन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आपका तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं जनार्दन सिंह जी आपके पास ही जाना चाहूंगा और पूछूंगा कि मामला इतना तूल पकड़ रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह पुतला दहन किया जा रहा है, कहीं कहीं मैयत भी निकाली जा रही है, अर्थी भी निकाली जा रही है। तो इसका फिर उसके बावजूद भी सरकार सीबीआई जांच कराने को तैयार नहीं हो रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो टुडे न्यूज़ 9 के जो भी आपके दर्शक हैं और हमारे जितने भी यहाँ के वासी हैं, सभी को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और इस आशा के साथ प्रेषित करता हूँ कि आने वाले समय में इस उत्तराखंड के अंदर हमारे समाज के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। लोग अपने सम्मान से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। न धर्म जाति के नाम पर, नस्लवाद के नाम पर कोई भी हिंसा नहीं होगी। ऐसी आशा के साथ नववर्ष की सभी साथियों को, सभी लोगों को जो है मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जहाँ तक अभी देखिए नववर्ष हमारा आ गया, लेकिन जो ये समय चल रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग नववर्ष की खुशियाँ मना रहे हैं। हम लोग तो देखिए जिस हिसाब से हमारी उत्तराखंड की शांत वादियाँ थीं, इस उधम सिंह नगर में और पूरे प्रदेश के अंदर शांत वादियों के अंदर उत्तराखंड बड़ी तेज़ी से आराम से सभी लोग यहाँ पर वास करते हैं। सभी लोग जो है देवभूमि के अंदर आराम से रह रहे थे। लेकिन जो अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ 3 साल पहले, उसकी इन्होंने जो लीपापोती करी, लीपापोती की शुरुआत तो उसी दिन पहले दिन से कर दी थी। अंकिता भंडारी का जब हत्याकांड हुआ उसी समय गेस्ट हाउस में जो यहाँ पर जो वहाँ की विधायक हैं उनके आदेश पर, और उसमें मुख्यमंत्री की भी हामी थी। इन दोनों के हामी में जो वहाँ के उस हिस्से को तोड़ा गया गेस्ट हाउस के, और जिसमें कि ये कुकृत्य किया गया था, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर सबूत मिटा दिए। उसके बाद उस समय भी नाम आया था, वीआईपी का नाम आया था कि एक वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड थी, उसको पूरा करने के लिए अंकिता भंडारी को बोला गया था। लेकिन उन्होंने उनकी मनाही के बाद में और ज़बरदस्ती, और उनको फिर उसके बाद उनकी ना मानने पर उनकी हत्या कर दी गई। ऐसी साजिश उस समय भी वीआईपी के नाम की बहुत चर्चा थी, लेकिन लोग जो है सिर्फ सोचते थे कि कौन वीआईपी होगा, यूपी का होगा या कहाँ का, दिल्ली का होगा। लेकिन आज जिस हिसाब से, जिस प्रकार से इस प्रदेश के ही व्यक्ति का नाम वीआईपी के रूप में आ रहा है, इससे पूरा प्रदेश जो है बिल्कुल जल उठा है। यहाँ की जो जनता है उसको ये चीज़ बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है कि यहाँ का ही कोई व्यक्ति जिसने कि हमारी बेटी अंकिता भंडारी की अस्मिता के साथ खेलने का प्रयास किया और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। जिस हिसाब से उत्तराखंड बनाने के लिए यहाँ की जनता ने जो आंदोलन करा, लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, खड़ी माँ से लेकर के देहरादून तक सभी जगहों पर लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उत्तराखंड का निर्माण हुआ। विश्वास करिएगा, आज उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति उसी हिसाब से दोबारा खड़ा हो चुका है और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उस वीआईपी का भी नाम सामने आएगा। भले ही आज सरकार इसको छिपाना चाह रही है, एसआईटी की जांच करके जो लीपापोती करी है इन्होंने, ये बिल्कुल ठीक नहीं करा है। इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सारी पार्टियां
वो भाजपा को छोड़ करके वो कांग्रेस हो, यूकेडी हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य जो भी सपा बसपा जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता, सभी लोग वो दलित हैं और सब लोग चाहते हैं कि इसका जो है पटाक्षेप होना चाहिए, वीआईपी कौन उसका नाम सामने आना चाहिए। और जो यहाँ पर हमारे जो उच्च न्यायालय है उसके जज के देख रेख में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिससे कि उस वीआईपी का भी नाम सामने चलिए, आए शिव कुमार और मित्तल जी सारी हमारे चीजें साथ जो हैं हैं बाहर आए। जी, शिव कुमार मित्तल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हुए चलते हैं। जी शिव कुमार मित्तल जी, वीवीआईपी का नाम सामने आ चुका है और अंकिता भंडारी, जिसकी सीबीआई अंकिता भंडारी हत्याकांड जिसके लिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सरकार ने अभी तक सीबीआई जांच को स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिससे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस वक्त पूरा प्रदेश एक सुर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा हमें तब देखने को मिला था जब 2014 में जब निर्भया हत्याकांड हुआ था और उसकी वजह से सरकारें पलट गई थी। तो ऐसा ही क्या यहां पर भी हमें देखने को मिल सकता है क्या? मुनीश भाई धन्यवाद। ये जो विषय है अंकिता भंडारी का केस, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो 2012 में एक निर्भया केस हुआ था, उस केस ने इस देश में विरोध की एक ऐसी तूफान उठा दिया था। उस तूफान के अंदर सरकारें, केंद्र की सरकार भी सिमट गई थी। तो वैसा ही कुछ इस अंकिता भंडारी के केस में भी देखने में आ रहा है। जो विरोध के स्वर इस समय उठे हैं पूरे प्रदेश में, बल्कि अब ये स्वर दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। आज योगिता बयाना जी हैं, उन्होंने भी वहाँ से, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़ा मुखर होकर वो समाज के कार्यों में आगे रहती हैं, उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज करा दिया है और देहरादून में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है, अंकिता भंडारी के केस में जब तक न्याय नहीं मिलता तो वो भी इस विरोध को मुखरता से उठाएंगी। अच्छा, बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो बड़ा सुस्त एक विरोध था शुरुआती दौर में, लेकिन जैसे ही सामाजिक लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध को मुखर किया, तो उसी के साथ इस विरोध में थोड़ा सा तेजी आई। और अभी जो तेजी से एक कांग्रेस पहले सुस्त थी, लेकिन अभी तेजी से, जिस तेजी से एक विरोध के स्वर उठे हैं कांग्रेस की तरफ से, हालांकि मैं देख रहा हूं आम आदमी पार्टी और यूकेडी अभी इसमें अभी भी सुस्त हैं। वो ऐसा मामला है अंकिता भंडारी का जिसमें न सिर्फ एक न्याय की बात हो रही है, यहाँ बात सिर्फ अंकिता भंडारी की नहीं है, बात यहाँ पर न्याय की है, बेटियों के अधिकार की है, बेटियों के सुरक्षा की है। मैं आपको बताऊं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से, एक पत्रकार होने की हैसियत से, मैंने भी आज एक व्रत किया, एक ऐसा व्रत किया कि मैंने आज एक नूतन वर्ष की मैंने किसी को शुभकामनाएं प्रेषित नहीं की। एक व्रत था और ये व्रत इसलिए था कि हमारे इस प्रदेश में जो ये दो बड़े गंभीर मामले, एक मामला हालिया, एक मामला था एंजल चकमा, जो एक छात्र था, जो छात्र दूसरे राज्य का हमारे यहाँ आकर पढ़ाई कर रहा था और उस पर बड़ी ही गंभीर टिप्पणियां करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। तो मैंने अपना विरोध आज एक व्रत के जरिए दर्ज कराया है। मैं भी ये मांग रख रहा हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो वीआईपी की बात जहां तक आ रही है, देखिए, किसी के आरोपों से ये सिद्ध नहीं होता कि कोई व्यक्ति दोषी है, लेकिन जो ये केस हुआ, इस केस में वीआईपी के होने का जो सबसे बड़ा सबूत है, वो शुरुआती एसआईटी की जांच हुई थी। उस एसआईटी की जांच में जो चैट सामने आई थी, अंकिता ने अपने गायब होने से पहले अपने दोस्तों को जो चैट में लिखकर भेजे थे कुछ चीजें, तो वहां जिक्र किया था कि इस समय रिजॉर्ट में कोई, जो वनंतरा रिजॉर्ट था, उस रिजॉर्ट में कोई वीआईपी ठहरा हुआ है और उस वीआईपी के सामने उसे कुछ ऐसा करने को कहा जा रहा है जो वो नहीं कर सकती। तो ये चैट सबसे बड़ा एक सबूत कहेंगे, एक आधार कहेंगे। इस आधार पर सीबीआई जांच होनी चाहिए और वो जो भी वीआईपी है, अगर वो राजनीतिक व्यक्ति है या कोई बड़ा अधिकारी है, जो भी है वो व्यक्ति। अच्छा, एक बात ये भी सामने आ रही है कि जब हत्याकांड के बाद अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम किया गया था तो उस समय कोई भी महिला पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं थी, जबकि रूल्स के अकॉर्डिंग एक महिला पुलिसकर्मी को वहां मौजूद होना जरूरी होता है अगर महिला का पोस्टमार्टम किया जा रहा है तब। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई चीजें थी जिनको लेकर सवाल बनते हैं और वो सवाल
अपना जवाब ढूंढ रहे हैं। सवाल ये भी है कि जो अवंतरा रिजॉर्ट के जो सीसीटीवी फुटेज थी, वहाँ का जो रजिस्टर था, जो वहाँ गेस्ट आते हैं या वहाँ जो भी लोग रुकने के लिए आते हैं, ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इनके साथ छेड़छाड़ के आरोप भी मीडिया और सोशल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। उस समय वहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया। उस जगह पर बुलडोज़र चलाया गया जिस जगह से सबूतों को इकट्ठा होना चाहिए था और उनकी फोरेंसिक अच्छे तरीके से जाँच होनी चाहिए थी। इतना आनन-फानन में ये जो कार्यवाहियाँ उस समय हुई, वो कहीं न कहीं संदेह के दायरे में इस मामले को लेकर आती हैं। यहाँ इस समय जो विरोध उठा है अंकिता भंडारी का, वो विरोध अब सिर्फ़ उत्तराखंड राज्य का नहीं रह गया। अब ये विरोध दिल्ली में शुरू हो चुका है और कहीं न कहीं राज्य में अगर अंकिता भंडारी के केस को लेकर खुलासा नहीं होता है या सीबीआई जाँच नहीं होती है, तो जो अभी आज के हालात हैं, ये हालात गंभीर होते जा रहे हैं और ये जनता अगर रोड पर आ गई, तो ये मामला सिर्फ़ इतना ही नहीं रहेगा, ऐसे आसार दिख रहे हैं। हमारे साथ सोनी यादव जी भी मौजूद हैं। सोनी यादव जी पेशे से अध्यापिका हैं, लेकिन एक माँ भी हैं। और साथ-साथ मैं इनसे ये भी पूछता हुआ चलूँगा कि आजकल के जैसे हालात हैं, जब एक महिला के साथ अन्याय हो जाता है, शोषण हो जाता है महिला का, तो उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं मिलता। और अगर कुछ लोग मिल भी जाते हैं उसकी आवाज़ उठाने वाले, तो इंसाफ नहीं हो पाता। जैसे कि हमने देखा निर्भया के लिए, जब पूरी तरह से पूरा देश एक स्वर में आवाज़ उठा रहा था, तो तब भी उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। वहीं अगर बात करें उन्नाव रेप केस की, तो वहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं। और अगर अपने ही प्रदेश की अगर बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ भी अंकिता भंडारी को लेकर विरोध पर विरोध हो रहा है। लेकिन अभी तक तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो महिलाओं के साथ अन्याय होता है, तो उस समय समाज चुप क्यों हो जाता है? देखिए, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है मोनी जी। और जब कभी भी ऐसी घटनाएँ हमारे समाज में होती हैं, एक माँ, एक महिला होने के नाते जभी भी मैं उस चीज़ को महसूस कर पाती हूँ, उस घटना को मैं महसूस कर पाती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जभी भी हम इन बातों को सुन रहे होते हैं या मीडिया में इनका ज़िक्र देख रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है ये उस बच्ची या उस किसी महिला पर नहीं बीती, ये हम पर बीती है या हम आने वाले समय में हो सकता है किसी और हमारे पास-पड़ोस ये सारी घटनाएँ हो सकती हैं। तो एक डर बैठ गया है, महिलाएँ अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो कहीं न कहीं ये समाज की बहुत बड़ी कमी है क्योंकि हम आधी आबादी हैं। अगर किसी देश की आधी आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो उस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। उस देश के जितने भी सामाजिक हमारी संस्थाएँ हैं, उन सब के लिए ये सोचने के लिए बात है कि इस तरह की घटनाएँ हमारे देश में हो जा रही हैं और हम चुप हैं। आखिर हम चुप क्यों हैं? क्या आज भी इतने वर्षों-वर्ष गुज़र जाने के बाद भी हमारे देश की जो मानसिकता है, हमारे समाज की जो मानसिकता है, क्या पुरुष प्रधान है? आज भी महिलाएँ क्या सिर्फ़ शोषण और शोषण सहने के लिए ही बनी हैं? क्या जैसा पिछले वर्षों में होता रहा वो आगे भी चलता रहेगा? सरकारें कोई भी हों, आती-जाती रहती हैं, लेकिन समाज वही रहेगा। महिलाएँ, पुरुष, देश की तरक्की में हम सबका हाथ है, हमारी बेटियों का हाथ है, महिलाओं का हाथ है, पत्नियों का हाथ है, तो उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी हम सबकी है। मैं ये मानती हूँ कि ये जितने भी मुद्दे अभी तक आपने गिनाए, इससे पहले, इससे बाद और लगातार होते जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये किसी कुंठित मानसिकता की वजह से हो रहे हैं और समाज का इस पर विरोध ना करना, ये समाज की कायरता है। मैं और भी खुले शब्दों में इसको कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ बैठकर उन शब्दों का प्रयोग करना मेरे ज़मीर को जायज़ नहीं लग रहा। लेकिन वास्तव में ये बहुत गंभीर और सोचनीय मुद्दा है। हम सुरक्षित नहीं हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, कल को हम कैसे अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को अपने से दूर भेजेंगे? ये एक सोच एक कर डर माँ-बाप लगता एक है। माँ-बाप एक माँ जब अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है या जॉब करने के लिए भेजती है, तो दिन-रात उसकी फ़िक्र करती है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा, कैसे रहता होगा, किस तरीके के हालात होंगे। लेकिन उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, जैसी अंकिता भंडारी के साथ हुई है, तो उस माँ का आप दिल समझ सकती हैं कि इस वक़्त किन कंडीशनों से गुज़र रहा होगा और क्या उन पर बीत रही होगी। मैं लगातार देख रही हूँ सोशल मीडिया में उस माँ का विलाप।
जो हमारे हमारे हृदय के सारे तार झंझोड़ दे रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा उनकी आँखों से गिरता दर्द। वास्तव में बहुत ही पीड़ादायक है ये सारी चीज़ें, और क्यों नहीं लोगों का दिल पसीज रहा है, क्यों नहीं लोग इस बारे में गंभीर हो रहे हैं। ये घटना अगर हो गई है तो आगे कैसे इसके लिए रोकथाम हो, किस तरह से लोगों को न्याय मिले, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी सरकारें इसको लेकर संवेदनशील हैं। मुझे लगता है कि इस मामले पर या ऐसे जितने भी मामले अभी तक हुए हैं उन सब पर न्याय होगा। ये चीज़ें कभी भी हमारी सरकारों से ऐसा नहीं है कि छूटेंगी या कोई चूक रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, पुष्कर सिंह धामी जी हैं, और वो मैं पूरी उनसे उम्मीद करती हूँ कि इस मामले में न्याय मिलेगा और हमारा प्रदेश देवभूमि कहलाता था, वो कभी पाप भूमि नहीं बनेगा, वो हमेशा देवभूमि था और देवभूमि रहेगा। जी, जनार्दन सिंह जी से हम बात करते हुए चलते हैं। जब मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ होता है, अपराध महिलाओं से जुड़ा हुआ होता है और उस पर विरोध के स्वर तेज होते हैं, तो एक तरह से लोगों की हमदर्दी उस मामले से जुड़ जाती है। खास तौर पे तब जब मामला सीधे-सीधे किसी नाबालिग से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी लड़की से जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे में लोगों की हमदर्दी के साथ-साथ उस पार्टी के लिए राह और आसान हो जाती है। जैसा कि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके के मामले को लेकर सत्ता में दिल्ली में बैठी थी। तो अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी चूंकि खुद इस मामले से उठकर सामने आई है और इस मामले पर आप आम आदमी पार्टी का आवाज ना उठाना भी अपने आप में काफी एक तरीके से अखर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस मामले में जो है अंकिता भंडारी और उनके परिवार और उत्तराखंड के साथ खड़ी हुई है। अभी हमने रुद्रपुर के गांधी पार्क में भी पुतला दहन किया और देहरादून में भी हमारे सभी साथी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और पूरी जो है उत्तराखंड की जनता के साथ उनकी ताकत बन कर के आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। हमारे राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जी लगातार वहाँ से इस उत्तराखंड के इस समय जो ये गतिविधि यहाँ चल रही है, जिस हिसाब से वीआईपी का नाम सामने आ रहा है और दोबारा से ये मुद्दा उठ खड़ा हुआ है और यहाँ एक तरीके से ये जो है पूरी जनता की आवाज़ बन चुका है, ये जन आंदोलन बन चुका है। इसमें आम आदमी पार्टी अछूती नहीं है। आम आदमी पूरी ताकत के साथ सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इस उसमें अंकिता भंडारी के जो ये हत्याकांड हुआ है इसमें साथ खड़े हुए हैं और सभी की यही आवाज़ है कि इसकी सीबीआई जांच हर हाल में होनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली में भी रहते हैं। जो ये आंदोलन है उत्तराखंड से शुरू होकर के, इस राज्य से शुरू होकर के केंद्र सरकार की नींव भी हिलाएगा, दिल्ली में भी आंदोलन पहुंचेगा और दिल्ली के अंदर हमारे आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और सारे हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय नेता जो भी हैं, सभी लोग पूरी ताकत के साथ दिल्ली के अंदर भी पूरी आवाज़ उठाएंगे। और चिंता ना करिएगा, यहाँ उत्तराखंड की जनता सीबीआई जांच करा करके रहेगी। इसके अंदर बिल्कुल भी एक भी प्रतिशत जो है शंका नहीं है। 100% सीबीआई जांच होगी और जो भी इसका दोषी है उसको उसकी सजा अवश्य मिलेगी। चलिए मैं सोनी जी के पास दोबारा जाना चाहूंगा। सोनी जी, चलिए एक अंकिता भंडारी के लिए सीबीआई जांच हो जाती है और एक अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाता है, इंसाफ मिल जाता है, लेकिन प्रदेश में और देश में कितनी ऐसी अंकिता भंडारी हैं जो रोज इन मामलों से दो चार हो रही हैं, जो अपनी बात सामने नहीं रख पाती, जिन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है। ऐसे कितने ही इंस्टीट्यूशन हैं, ऐसे कितनी ही कंपनियां हैं, ऐसे कितने ही बिजनेस हैं जहां पर अंकिता भंडारी जैसी लड़कियां जाती हैं और वो शोषण का शिकार होती हैं और किसी न किसी की हवस का शिकार होती हैं। उसके बावजूद भी वो खामोश रहती हैं और शोषण चुपचाप सहती रहती हैं, क्योंकि गरीब घर से संबंध रखती हैं, उनकी पहुंच नहीं होती है, उनके पास नौकरी का या पैसा कमाने का कोई और जरिया नहीं होता है। कुछ ना कुछ, कहने का मतलब है, कुछ ना कुछ उनके साथ मजबूरियां होती हैं। लेकिन जब समाज इस तरीके से उन्हें शिकार बनाता है तो ऐसे कितनी ही अंकिता भंडारी निकलकर सामने आती हैं। तो इस तरीके की जो मामला होते हैं उन्हें कैसे हम रोक सकते हैं? सभी बच्चियों की बात की जा रही है जो भी घर से बाहर निकल रही हैं, गरीब, अमीर। अमीर व्यक्ति मुझे लगता है न्याय पाने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास कर पाता है और काफ़ी हद तक न्याय उसको मिल भी जाता है। लेकिन क्या वो न्याय किसी की अस्मिता से बड़ा होता है? ये बड़ा सवाल है। किसी की अस्मिता अगर एक बार छिन जाती है, उसके बाद अगर किसी को आप फांसी भी दे दीजिए, तो उसकी भरपाई करना मुश्किल है, क्योंकि वो महिला, वो बालिका तिल-तिल मरती है। वो जब तक जीवित रहती है, तब तक हज़ारों हज़ार बार मरती है। फांसी लेने पाने वाला व्यक्ति सिर्फ़ एक बार मरता है।
कहीं न कहीं इसके लिए मुझे लगता है कि एक ठोस कदम हमको उठाने चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था में इस तरह की जो है लचीलापन होना चाहिए या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि दोषी को तुरंत न्याय मिले और जिस तरीके की पीड़िता चाहती हो, उस तरीके का न्याय उसको मिले। सिर्फ़ ठोस कदम उठाना भी काफ़ी नहीं होगा, समाज को भी इसके लिए सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। समाज को हर उस बच्चे के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो इसका शिकार हुए हैं। हर सामाजिक व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी समझे, हर परिवार अपनी ज़िम्मेदारी समझे, गरीब और अमीर इस बात यहाँ से पर बिल्कुल ना डरे यहाँ कि पर हमें न्याय अपराध नहीं यहाँ मिलेगा। पर अपराध तब हुआ जब अंकिता भंडारी का हत्याकांड हो गया। अगर अंकिता भंडारी उन लोगों का कहना मान लेती तो उसका हत्याकांड नहीं होता, लेकिन अपराध तो तब भी होता, उसका शोषण तब भी होता, उसके साथ ज्यादती तब भी होती। तो मेरा सवाल यह है कि ऐसी कितनी ही अंकिता भंडारी हैं जिन्हें ज्यादतियों का शिकार होना पड़ रहा है, मजबूरी में शिकार होना पड़ रहा है, तो उस चीज को समाज किस तरीके से रोके? समाज के लिए तो ये चुनौती है वास्तव में, क्योंकि आज का जो दौर है लड़के और लड़कियां बराबर कमाने की होड़ में घर से बाहर निकलते हैं और ऐसे में हमें हमारे बच्चों को इस तरीके के संस्कार देने पड़ेंगे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। लड़कियों को तो हर माँ और बाप देते हैं, पर लड़कों को देने की बहुत ज़रूरत है कि अगर हमारे साथ कोई महिला कर्मचारी है, कोई महिला सहपाठी है, तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें उसकी सुरक्षा का दायित्व भी उठाना चाहिए। अगर देर रात कोई बच्ची, कोई महिला अगर अकेली जाती है तो उसका सहकर्मी एक अच्छी नीयत के साथ अगर उसको सपोर्ट करता है तो मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। पूरा का पूरा ठीकरा कभी भी सरकार या न्यायालय के सर पर नहीं छोड़ा जा सकता। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और जैसा कि आप कह रहे हैं इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। हम महिलाओं को घर के अंदर बंद करके तो नहीं रख सकते ना कि वो काम पे ना जाए या घर से बाहर निकल कर के नौकरी ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। ये जो सबसे बड़ी जो हमारे अंदर मानसिकता है, पुरुषवादी मानसिकता, इसको कहीं न कहीं, क्योंकि मेल को अगर आप एक बार कुछ कह दीजिए, देखिए उनके ईगो को ठेस पहुँचती है। अगर महिला गलत को गलत कह रही है, तो उसमें ठेस पहुँचने की क्या बात है? आप महिलाओं को दिन में 4 बार गालियाँ दे देते हैं। अभी मैं कहीं बैठी हुई थी, वहाँ मैं तुलसीदास जी का एक दोहा आया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, महिलाएँ उसको नाच गा कर के उसको पढ़ रही थी, तो बड़ा शर्मनाक लगा। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी और जो जितने भी महिला आयोग और महिला मोर्चा और इस तरह की महिला को लेकर के बहुत सारे जो चीज़ें सशक्त हो रही हैं लगातार, इनको और सशक्त होने की ज़रूरत है और सरकार को इन्हें और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने की ज़रूरत है कि हमारा देश, हमारी आधी आबादी सुरक्षित रहे। जी, धन्यवाद। कार्यक्रम को खत्म करते हुए चलते हैं और शिव कुमार मित्तल जी से एक अंतिम सवाल लेते हुए चलते हैं। शिव जी, अंकिता भंडारी का विरोध पहले भी हुआ था, जब हत्याकांड हुआ था तब भी विरोध हुआ था और विरोध में बुलडोजर से उस होटल को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद बीच बीच में विरोध के स्वर उठे, फिर शांत हो गए। चुनाव आए, फिर स्वर उठे, फिर शांत हो गए। फिर चुनाव आए, फिर उसके बाद फिर विरोध हुआ, फिर शांत हो गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार जो विरोध हो रहा है ये भी 2027 के चुनावों के मद्देनजर हो रहा है? मुनीष जी, आपने सही सवाल किया है, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस समय जो विरोध है, जो राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो 2027 को भी देख रही होंगी। लेकिन जो विरोध जनता की तरफ से, सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से, सामाजिक संगठनों की तरफ से उठना शुरू हुआ है, ये विरोध वास्तव में जनता का विरोध है। मुनीष जी, मैं एक बात पर रोशनी डालना चाहूँगा। देखिए, इस समय जो ये महिला के अधिकारों की बात, बच्चियों के, महिलाओं के अधिकार, उनकी सुरक्षा की बात जो एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है, न सिर्फ हमारे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस समय ये सबसे गंभीर विषय है। और इस विषय को लेकर जनता की आवाज़ को देखिए, या तो विपक्ष में रहने वाली पार्टियां उठाती हैं या जो मीडिया है वो उठाती है। लेकिन लगातार अगर हम आज बात करें सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया एक तेज़धार चाकू की तरह है और सोशल मीडिया ने इस समय, अगर हम कहीं पिछले कुछ सालों के अंदर, कुछ काम बड़े अच्छे भी किए हैं। जैसे इस तरह की जो आवाज़ें, इस तरह के विरोध, इस तरह के मंच बनाना, ये सोशल मीडिया में शुरू हुआ, जिसकी वजह से आज ये विरोध अंकिता भंडारी के नाम पर जो इस प्रदेश से दिल्ली तक पहुंचा, ये बड़ा विरोध बना। अगर ये विरोध राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के दृष्टि से कर रही हैं, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं न्याय की बात वहां भी हो रही है। हाँ, लेकिन उनके लिए एक अवसर तो है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं।
लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो गंभीर चीज़ है वो ये है कि जो जनता है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो राजनीति की चक्की में पिस जाती हैं। ठीक है, ये चुनाव का वर्ष है, तो यहाँ राजनीतिक हितों की बातें हो सकता है होंगी, लेकिन महिलाओं के अधिकार, उनकी सुरक्षा की जो बात है, ये आज भी कब तक आखिर महिला अधिकार और सुरक्षा के लिए लड़ती रहेंगी। जैसे अभी सोनी यादव जी ने कहा कि ये जब किसी के साथ घटना घटती है ना, तो सिर्फ वो एक दिन या कुछ पलों की घटना नहीं है, वो घटना उसके जीवन भर उसके साथ रहती है, उसके परिवार के साथ रहती है। जब भी वो उस दिन को याद करते हैं, उन पलों को याद करते हैं, तो सिहर जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है, न्याय न्याय सच्चा न्याय वही होता है कि जब पुनरावृत्ति ना हो। एक तो पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले और दूसरा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन लगातार ये मामले, एक मामला समाप्त नहीं हो पाता, दूसरा मामला सामने आता है। न्यायिक व्यवस्था की बात करें, प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, तो कहीं न कहीं कमजोरी दिखाई देती है। और अब जनता की तरफ अगर हम देखें तो जनता आस लगाए बैठी है, कब तक ऐसे ही उसको इन चीज़ों में उलझते रहना पड़ेगा और कब उनको निजात मिलेगी। तो अब इंतज़ार कर रही है जनता, इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग, कब तक देखते हैं कि जनता को इन चीज़ों से निजात मिलती है, महिलाओं को, बच्चियों को कब तक उनका अधिकार मिलता है, सुरक्षा मिलती है। जब जब महिलाओं की अस्मिता से छेड़छाड़ की गई है, तब तब तख्त पलट गए हैं, सिंहासन हिल गए हैं, बड़े बड़े युद्ध हो गए हैं और कई सरकारें बदल गई हैं। तो ऐसे ही इस मामले को हम आगे भी उठाते रहेंगे और इस पर चर्चा करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।